लोग अपने अपने तौर पर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, रिव्यू पिटिशन है, कई इस पर अभी इशू बाकी है और लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से है, मैंने एप्लीकेशन दे दिया हूं और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेगी। इसका सही और एक रास्ता ये है, वो है जुडिशरी, न्यायपालिका, जो कि हमारे इस देश का संविधान, हमारे देश की लोकशाही का स्तंभ। पूरे देश में नेम चेंज नामांतर पॉलिसी को रिव्यू कर कि आज के हालात में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस को सरकार ने पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया। हम चाहते हैं कि देश हमारा विश्व गुरु बने, लेकिन क्या विश्व गुरु या $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नाम बदलने से होगा? समझता हूं हमारे देश के संविधान के जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत, और जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 को धक्का लगने का काम होता है। आज इस पत्र के माध्यम से, इस एप्लीकेशन के माध्यम से मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब से अपील किया हूं कि वो इसमें सुमोटो इंटरवेंशन करें, और न कि सिर्फ औरंगाबाद और उस्मानाबाद के इशू को लेकर, बल्कि पूरे देश में नेम चेंज नामांतर पॉलिसी को रिव्यू कर उसकी जो गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस को फिर से रिकॉल करें और स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई जाए। मैंने अपने इस एप्लीकेशन में 6 ग्राउंड्स के बेसिस पर मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपील किया हूं, सर न्यायाधीश जी को, कि आप इसमें इंटरवेंशन, जो सामाजिक सरोखा है देश का, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, ये सारे समाज के लोग जो मोहब्बत और प्रेम के साथ आज तक जीते आए हैं, इस सामाजिक सरोखा बचाने के लिए आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब और सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरफियर करता है, तो मैं समझता हूं कि देश में सामाजिक सरोखा और कॉन्स्टिट्यूशन बच जाए। पहले हालात हम देख रहे हैं, इन हालात को देखते हुए मैंने एक जो दूसरा मुद्दा इसमें लिया है, वो ये है कि लोकल लोगों की जो राय, इसे कंसीडर नहीं किया गया। यहाँ पर औरंगाबाद में, उस्मानाबाद में और जहां कहीं भी नामांतर हो रहा है, इसमें जो गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 1953 और जिसे अमेंडमेंट 2005 में किया गया, इन गाइडलाइंस का फॉलो कितना हुआ है, इसी कितनी अमल बचानी हुई है, ये देखने की आवश्यकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो 5 गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो लीगल ओपिनियन मेरा बनता है कि ये 5 गाइडलाइंस में से 4 गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई। महाराष्ट्र सरकार ने जो 2 मेन गाइडलाइंस थी, इसमें गाइडलाइन नंबर 2 और गाइडलाइन नंबर 5 और 4, ये कहती है कि आपको जो हिस्टोरिकल जो सिटीज हैं, उनके नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो हिस्ट्री से रिलेटेड, और हमारे शहर का भी नाता हिस्ट्री से रिलेटेड, ये गाइडलाइंस जब आपके सामने है, इन गाइडलाइंस को हमको ध्यान में रखते हुए एक गाइडलाइन ये कहती है कि स्ट्रॉन्ग रीजनेबल ग्राउंड्स होना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए सरकार को कि सरकार ने क्या इसमें स्ट्रॉन्ग रीजनेबल ग्राउंड्स जो थे, जो सही, जो कारण था इसका बदलाव का, ये क्या था। ये हम देख रहे हैं कि जो मुझे मालूमात मिली है कि सरकार ने इसका रीजन ये दिया है, हो सकता है मेरी मालूमात में शायद कोई इजाफा कर दे, लेकिन जो मुझे बताया गया कि ये है कि किसी एक नेता की इच्छा थी कि इस शहर का नाम बदला जाना चाहिए। तो क्या ये लीगली सस्टेनेबल है? ये सवाल आज न्यायपालिका के सामने होगा। हम जानते हैं कि मैटर सब जुडिस है, मैं इस पर ज्यादा मेरिट्स पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज के हालात में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस को सरकार ने पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया, और इसे फॉलो न करके इस केस को न्यायपालिका में कमजोर होगा, ये मेरा मानना है। इसी के साथ साथ आज मैंने इस अपने लेटर में, ये जो लेटर है ये आपको अभी हमारे सभी साथी दे देंगे। इन लेटर में मैंने ये कहा हूं
कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो ये निर्णय लिया, इसी के साथ साथ अश्विनी उपाध्याय जी ने इस विषय को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास वो गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो डिसीजन उसमें ऑबिटर डिक्टा जो उन्होंने ओरल ऑब्जर्वेशन दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वी कैन नॉट बी प्रिजनर्स ऑफ द पास्ट। हम भूतकाल के कैदी नहीं रह सकते। आज देश को जरूरत है कि हम आगे बढ़े। हमारे पास देश में इतिहास अलग अलग रहा है, किसी को ये इतिहास सही लगता है, किसी को गलत लगता है, किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, लेकिन इट इज पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। और इसी को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे जस्टिस जो जोसेफ साहब थे सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने कहा कि आप कंट्री को कब तक बॉयल रखेंगे, कब तक गर्म रखेंगे, कब तक इन हालात के बेसिस पर आप माहौल को खराब होने देंगे। क्या हमारे पास और दूसरे मुद्दे नहीं है? क्या शिक्षा, बेरोजगारी, विकास का मुद्दा नहीं है देश के सामने कि आज नामांतर के इश्यू को बढ़ाया जा रहा है और उस पर राजनीति हो रही है? तो ये सारे इश्यूज को लेकर और इस ऑर्डर को, इस ऑब्जर्वेशन को बेस बनाकर मैंने अपने इस एप्लीकेशन में माननीय सर न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ साहब को ये अपील किया हूँ। इसी के साथ साथ ये नामांतर की जो पॉलिसी है, ये नामांतर की पॉलिसी और इसे जिस तरह इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ये देश के संविधान को, संवैधानिक मूल्यों को, सेक्युलरिज्म को, इक्वालिटी को धक्का देता है। आज देश का जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती का जो जजमेंट कहता है, इसको धक्का नहीं लग सकता। हमें चाहिए कि हम देश के मूल जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बचाने के लिए इसमें हम सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन की अपील कर रहे हैं। हम देखते हैं कि सरकार कह रही है कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है, अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, हम चाहते हैं कि देश हमारा विश्व गुरु बने, लेकिन क्या विश्व गुरु या $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नाम बदलने से होगा? ये सवाल सरकार को और आम जनता में हम सबको अपना मुहासिबा, अपना इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। ये नामांतर का जो इशू है, इसे धार्मिक रंग दिया जा रहा है। मैं अपील करूंगा सभी लोगों से, खासतौर से इस शहर के सभी, राजनीतिक इशू इसे नहीं बनाना है। ये जो लड़ाई है नामांतर की, लोग अपने अपने तौर पर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये इशू आज खत्म हो चुका, क्योंकि हम जानते हैं कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दिया था। आज हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में कल स्टे हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या होगा ये आगे देखना होगा 27 तारीख को। लेकिन अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, रिव्यू पिटिशन है, कई इस पर अभी इशू बाकी है और लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल। तो इस पर हम सबको चाहिए कि हम देश का, राज्य का और अपने इलाके का विकास किस तरह हो सकता है इस पर ध्यान दें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम किस तरह मजबूत कर सकते हैं इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये नामांतर के इशू से हम देख रहे हैं कि लोगों में जातीय तेढ़ निर्माण हो रहा है। आज वातावरण गर्म है, राजकीय सामाजिक जो कुछ लोग इसको गर्म करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उस पर आज टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा कहना, मेरी अपील इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से है। मैंने एप्लीकेशन दे दिया हूं और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के, सेक्युलरिज्म के, सोशल फैब्रिक जो हमारे देश का है उसे बचाने की आज जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफियर करेंगे और अपने देश के इस कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को बचाने का काम होगा। मैंने इसमें लास्ट प्रेयर ये किया हूँ कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय सर न्यायाधीश इन गाइडलाइंस को, जो 1953 के जो मूल गाइडलाइंस थे और 2005 में जिसे मॉडिफाई किया गया, इन गाइडलाइंस को रिव्यू किया जाए और इसे रिकॉल कर एक समिति गठित की जाए जो कि जुडिशरी मॉनिटर्ड हो, जुडिशियल कमिटी हो, और इस जुडिशियल कमिटी ने जितने नामांतर अभी हुए हैं और हो रहे हैं इस पर, इसका बेसिक क्या ऑब्जेक्टिव रहा है इस पर सोचने की, विचार करने की जरूरत है। क्योंकि जो ये नामांतर हुआ था, नामांतर की जो गाइडलाइंस है
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, मैं बार बार इस पर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इसका इंटेंशन ये था कि हम देश में कम्युनल हार्मनी हो, इसमें कहीं पर भी डिसरप्शन ना हो, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास अपनी एप्लीकेशन मैंने सबमिट किया हूँ और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेंगे और इस पर ध्यान देंगे। अब इसके बाद अगर आप सभी प्रेस वार्ताओं से मैं अपील प्रेस के लोगों से अपील करूँगा कि अगर आपके पास कुछ सवाल है तो आप जरूर इसमें पूछ सकते हैं। शहर में एक तरफ समर्थन में और एक तरफ विरोध में जो आंदोलन चल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अधिकार देता है हर व्यक्ति को कि वो अपने अपने तौर पर किसी चीज़ का समर्थन करे, विरोध करे, लेकिन हम सबको ये ध्यान में रखना है कि ये रेजोल्यूशन जब पास हुआ, जब कैबिनेट जो नई सरकार बनी थी शिंदे सरकार की, उन्होंने जब ये डिसीजन लिया, तो ये डिसीजन जब लिया था, इस डिसीजन के बाद से लेके तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नो ऑब्जेक्शन तक इन चीज़ों का मतलब होता। लेकिन अब ये जो चीज़ जो हो रही है, ये सारा हम सबको ध्यान देना है कि ये जुडिशियल मैटर हो गया, मैटर इज सब जुडिस। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा, तो जिस किसी को भी काम करना है इस पे, तो इसको कोर्ट के नज़रिए से देखना पड़ेगा, कानून के नज़रिए से देखना पड़ेगा। और एक चीज़ हम सबको याद रखना है कि आने वाला वक्त त्योहारों का है, रमज़ान आ रहे हैं, अलग अलग जो त्योहार हमारे सामने, हम ऐसी हरकत कोई कुछ ना हो जिससे हमारे शहर का, हमारे ज़िले का वातावरण खराब। तो समर्थन और विरोध ये अलग अलग तौर पर लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके वैल्यूज़ को बचाने के लिए जुडिशियल लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, वो उस पर ध्यान दें। कोर्ट में अभी तक के फैसला, कोर्ट से फैसला आया नहीं है अभी तक, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है तो अपना फैसला सुना दी, मंजूरी दे दी। इनको हक है ये फैसला देने का, और अगरचे ये ऐसा करते हैं तो क्या कोर्ट इनको फटकार लगा सकती है? देखिए, ये तो क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, इस पर कोर्ट क्या करेगा इस पर मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोर्ट जो होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो उनका डिसीजन लिया है, वो एक प्रोसेस के थ्रू उन्होंने लिया है, लेकिन ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई। जो 5 गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइंस आपको बताती है कि सरकारों ने, राज्य सरकार ने ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई शहर, ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई तालुका, ऐसी कोई जगह जिसका हिस्ट्री से कोई रिलेशन हो, तो हमें चाहिए कि इसका नाम बदलना ज़रूरी है या नहीं, इस पर मैंडेटरी नहीं है और इसे ज़रूरी नहीं ऐसा बताया गया। और चेंज तब तक मत करिए जब तक रीजनेबल ग्राउंड्स ना हो। कोर्ट को कहा गया, कोर्ट ने इस गाइडलाइंस में कहा गया कि आपको चाहिए कि आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन देना चाहिए। हमारे पास डिसीजन कौन सा दिया गया, तो क्या रीज़न दिया गया कि आप किस बेसिस पर इसे चेंज कर रहे हैं, तो वो बेसिस मेरा मानना है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है। एक एग्जाम्पल पूरे देश के सामने पहला ये था कि इलाहाबाद का नाम जब प्रयागराज किया गया, तो उसमें यूपी की सरकार ने उनके राज्य के अधिकार के तहत अपना डिसीजन ले लिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को उन्होंने प्रपोजल तक सबमिट नहीं किया। तो ये गाइडलाइंस का पूरा उल्लंघन था। उसके बावजूद एक ही रास्ता है इसका सही, और एक रास्ता ये है, वो है जुडिशरी, न्यायपालिका, जो कि हमारे इस देश का संविधान का, हमारे देश की लोकशाही का स्तंभ, और इस मजबूत स्तंभ को हम सबको इस पर भरोसा रखना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि न्यायपालिका इसमें जरूर हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि हाल ही का जो जजमेंट आया है, हाल ही का जो ऑर्डर आया है इस विषय को लेकर अश्विनी उपाध्याय के केस में, तो कोर्ट का व्यू क्लियर था कि हम कब तक इन बातों पर लड़ेंगे। देश को हम इन चीज़ों में नहीं रख सकते। पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, सर्कुलर जारी किया जाता है नाम और बाद में ऑब्जेक्शन देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर ऑब्जेक्शंस कुछ लोग डाल रहे हैं। ये ऑब्जेक्शंस का एक प्रोसेस है, लेकिन देखिए फंडामेंटल जो इसका इशू है वो है गाइडलाइंस पर। 5 गाइडलाइंस मैं आपको, आप सबके पास मैंने अपने प्रेस नोट में गाइडलाइंस भी अटैच किया। आप वो गाइडलाइंस को पढ़िए। बेसिक जो
इशू है वो गाइडलाइंस पर है। अगर सरकार इसे ही फॉलो नहीं करती तो ऑब्जेक्शन आज आएंगे, कल आएंगे, और सरकार की मंशा क्या है वो सब चीजों पर सवाल उठेगा। तो गाइडलाइंस जब तक फॉलो नहीं होती तब तक ये प्रोसेस मेरे नजरों में नल एंड वॉइड हो सकता है। ये मामला अभी कोर्ट में, अदालत में चल रहा है। इसके बावजूद सरकारी कार्यालयों के नाम, बोर्ड के नाम बदले जा रहे हैं, कई डॉक्यूमेंट्स में नाम बदले जा रहे हैं। क्या ये कोर्ट का उल्लंघन नहीं है? नहीं, क्योंकि देखिए मैटर बिल्कुल ये सब जुडिस है, लेकिन कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं दिया। तो कोर्ट ने कहीं ऐसा ये नहीं कहा कि आप ये चीज़ ना करें। तो सरकार अपने तौर पर ये कर रही है, लेकिन जब सरकार के सरकारी वकील बहस करेंगे तो शायद इस पर से ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाए। जिस दिन फरवरी में लास्ट वीक में जब ये मैटर कोर्ट के सामने आया तो जो हमें मालूमात मिली, कोर्ट में नामांतरण के विरोध के जो अधिवक्ता, जो हमारे लॉयर्स थे, उन्होंने, एडवोकेट्स ने ये मांग की थी कि इस पर स्टे मिलना चाहिए। और एडवोकेट प्रज्ञा तड़ेकर और उजाला साहब ने बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट्स की, और प्रज्ञा तड़ेकर जी ने एक बात कही कि देश को एक रंग में रंग दिया जा रहा है। तो हमें चाहिए कि देश, जब ये हमारा लोकशाही जो हमारे देश बना था, ये एक धर्म एक रंग के नाम पर नहीं बना। इस सारे समाज को, सारे धर्मों को, सारे जाति के लोगों को एक साथ लाने के लिए बना, और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। तो इसीलिए ये जो पॉलिसी है, अगर पॉलिसी का रीजन कुछ और होता, ये रिलीजियस बेसिस पे जो हो रहा है, ये मेरा मानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। और इसीलिए इसका जो भी हालात हम देख रहे हैं, लीगली इसमें काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। बैरिस्टर साहब, आप जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उसी के एक लेडी मिनिस्टर और एमएलए एमपी पहले से ही औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर घोषित करते हैं। इसको आप कहां तक देखते हैं? देखिए, आज की प्रेस वार्ता में मैंने अपने बहैसियत बैरिस्टर वकील, मुझे कानून की जो थोड़ी बहुत समझ है और मैंने जो किया इस पर मैंने आयोजित किया। मैं राजकीय इश्यूज़ पर बात आज नहीं करना चाहूँगा। हर एक को अपना अधिकार है, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, लेकिन मेरा काम जो था वो मैंने कर दिया। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं किसी और के राय पर मैं क्या कहूँ। लेकिन आप भी तो उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं ना? पार्टी से ताल्लुक़ रखना और लीगल फील्ड में रहना ये दो अलग चीज़ है। आप देखिए कि कई सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं जो कांग्रेस में है, लेकिन बीजेपी के लोगों का केस लड़ते हैं, बीजेपी के लॉयर्स जो कांग्रेस का है। ये विषय ये कानूनी बात मैं कर रहा हूँ आपके सामने। पार्टी की बात पार्टी के मंच पर होगी, आज वो विषय नहीं। औरंगाबाद से लीगल फाइट करने की कमेटी में डिसाइड हुआ था कि हर कोई जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपना इंडिविजुअल फाइट नहीं करेगा। तो आपको तो इससे ऐसा नहीं होगा कि हर कोई जाकर पर्सनल हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो आपकी जो मेन फाइट है वो तितर बितर हो जाए। नहीं, बिल्कुल, सारे मिलकर एक ही फाइट क्यों नहीं करें? बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने, क्योंकि यही चीज़ को ध्यान में रखकर हमने ये निर्णय लिया कि हम याचिका नहीं दाखिल। देखिए, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो सुमोटो कॉग्निजेंस ले, और सुमोटो ये एक ऐसा प्रोविजन है, एक ऐसा अधिकार है जो सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 ये है कि वो अपने तौर पर जब उन्हें नोटिफाई होता है, जब उन्हें मालूमात मिलती है, तो वो इस पर डिसीजन ले सकते हैं, इस पर रोक लगा सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं। मैंने जो ये पत्र लिखा है, ये पत्र मैंने कोर्ट से अपील किया हूँ कि आप एप्लीकेशन के माध्यम से, याचिका के माध्यम से नहीं, मैं इस बात स्पष्ट कर दूँ कि याचिका अलग होती है और ये एप्लीकेशन अलग है। ये सुमोटो एप्लीकेशन में कोर्ट को किया, और इस सुमोटो एप्लीकेशन के जरिए मैं कोर्ट को अपील कर रहा हूँ कि आप अंडर आर्टिकल 32 नेशनल पॉलिसी, न सिर्फ औरंगाबाद लेकिन नेशनल पॉलिसी को रिव्यू करें, क्योंकि ये आज का विषय नहीं है, आने वाले वक्त में और आगे कुछ और नामांतर है। तो क्या हम देश को इन्हीं चीज़ों में लगाए रखें? क्या युवा यही चीज़ों पर लड़ते रहेगा, सड़कों पर आते रहे? क्या हमारे पास अच्छे इश्यूज नहीं बचे? क्या देश की सारी समस्याएं हल हो गई कि आज हम नाम पर आ रहे हैं? तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने काम किया। जो इसमें काम कर रहे हैं वो सब अपने अपने तौर पर संगठित होकर काम कर रहे हैं, वो सब काम करें।